हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीपीएसपी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उसमें कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है और कौन कौन से केसेस हैं जो कि रिलेटेड हैं डीपीएसपी से। आप इस टॉपिक को यहाँ से कवर करने के बाद आप इसको एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं या एमसीक्यू के थ्रू देख सकते हैं कि आपका कितना पार्ट कवर हुआ है, कितना आपको लर्न हुआ है। उस वीडियो का लिंक, एमसीक्यू के वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी को। डीपीएसपी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स हैं। डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है एंड नॉन इन्फोर्सिबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इसको वायलेट करता है तो कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट के पास नहीं जा सकता। और नॉन इन्फोर्सिबल का मतलब क्या है? नॉन इन्फोर्सिबल का मतलब ये है कि कोर्ट किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती कि आप डीपीएसपी को फॉलो करिए। तो डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिशिएबल भी है और नॉन इन्फोर्सिबल भी है, लेकिन ये फंडामेंटल है गवर्नेंस में। जैसे कि कोई भी स्टेट अगर लॉ बना रही है तो इसको ध्यान में रख के लॉ बना सकती है। इसका ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इसका एम क्या है? इसका एम है वेलफेयर स्टेट बनाने का, ना ही कि पुलिस स्टेट बनाने का। ये इंडियन सोसाइटी को एक वेलफेयर सोसाइटी बनाती है, वेलफेयर स्टेट बनाती है। इसमें जो आर्टिकल 36 है वो क्या करता है? आर्टिकल 36 जो है वो स्टेट के टर्म को डिफाइन करता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के अंडर में आएंगे, वो आर्टिकल 36 डिफाइन करता है। आर्टिकल 37 क्या करता है? आर्टिकल 37 बताता है कि डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सिबल नहीं होंगे कोर्ट के थ्रू। कोर्ट किसी को भी फोर्स नहीं करेगी कि आपको डीपीएसपी को अप्लाई करना है, लेकिन ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि जब भी वो लॉ बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए। डीपीएसपी किससे रिजेंबल करता है? तो डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से रिजेंबल करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से कंपेयर किया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या रिजेंबल करता है? डीपीएसपी करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको क्या बोला है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको कंसेंसस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। आइए जान लेते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी को जो है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। आप याद रखेंगे ये क्लासिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये लर्न करने के लिए इजी हो इस वजह से बस इसको, या पढ़ने में इजी हो इसलिए क्लासीफाई कर दिया गया है। ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और इसको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है? तो इसके फिलॉसफी और पर्पज़ के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन आपका सोशलिस्ट है, सेकंड आपका गांधीयन है, थर्ड आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी है। सोशलिस्ट डीपीएसपी में आपका क्या क्या मेंशन है? एक बात और आप जान लीजिए कि सेम आर्टिकल का कुछ पार्ट जो है आपका सोशलिस्ट में मेंशन है, वही आर्टिकल का सेम पार्ट, कुछ पार्ट गांधीयन में मेंशन है। जैसे कि आर्टिकल 43 आपका सोशलिस्ट में भी मेंशन है, आर्टिकल 43 आपका गांधीयन में भी मेंशन है। तो एक आर्टिकल का कुछ पार्ट आपका सोशलिस्ट में भी मेंशन हो सकता है, गांधीयन में भी मेंशन हो सकता है। वैसे ही आर्टिकल 48 आप देखेंगे तो वो गांधीयन डीपीएसपी में भी मेंशन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल में भी मेंशन है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक आर्टिकल के कई सारे पार्ट हो सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोशलिस्ट डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उनका क्या क्या पर्पस है। आर्टिकल 38 जो है ये क्या करता है? वेलफेयर को प्रमोट करता है और रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी का रिडक्शन जो है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था डीपीएसपी में? तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था। इस अमेंडमेंट को आप यहाँ पे याद करने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे आप बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में जान लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आपके जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे एक पेज पे लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं।
आर्टिकल 39 में क्या है? आर्टिकल 39 में आपका लाइवलीहुड है, इक्वल पे है और प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन है। ये सब आपका आर्टिकल 39 में मेंशन है। आर्टिकल 39 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे थोड़े से डिटेल में। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A आपका क्या बात करता है? इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड की बात करता है। ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, आप इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 41 क्या है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस के बारे में आपको आर्टिकल 41 बताता है। आर्टिकल 42 क्या है? ये ह्यूमन वर्क कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बताता है। आर्टिकल 43 क्या है? आर्टिकल 43 जो है डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड फॉर वर्कर के बारे में एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 43A आप ये याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 43A के किस बारे में बताता है? तो जो वर्कर की पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, उसके बारे में, वर्कर के पार्टिसिपेशन के बारे में बताता है। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया। तो आपके कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो सोशलिस्ट डीपीएसपी में आ जाते हैं? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 43A। इसमें कौन सा आर्टिकल है और उसमें बेसिकली क्या है, इसको आप जान सकते हैं कि सोशलिस्ट जो है वो बेसिकली आपका वर्कर के वेलफेयर के बारे में काम करता है। इसमें वर्कर से रिलेटेड और मैटरनिटी हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो सोशलिस्ट डीपीएसपी में आते हैं। नाउ आपका आता है गांधीयन का। गांधीयन में जो आपका फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 40 है। इसको आप स्पेशली याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? तो विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है? तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 किसके बारे में, 43B किसके बारे में बात करते हैं? तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। आर्टिकल 43B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। इसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया? तो वो इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया है। इसका अमेंडमेंट नंबर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 46 क्या करता है? ये प्रमोट करता है इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 क्या करता है? इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट करता है और ड्रग्स को, अल्कोहल को और ड्रग्स को जो बैन करता है वो आर्टिकल 47 है। फिर आपका है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या करता है? ये प्रोहिबिट करता है काऊ और कैटल के स्लॉटरिंग को। काऊ और कैटल्स जो हैं उनको आप नहीं काट सकते। इसको आप याद रख सकते हो एक स्टोरी के थ्रू कि गांधी जी जो हैं अपने गाय लेके गए गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो गांधी जी वैसे भी कॉटन के कपड़े पहनते थे, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है आपका गांधीयन में हो जाएगा। गांव की हम बात कर रहे हैं तो विलेज पंचायत उससे इंक्लूड हो जाएगा। और जो गाय वगैरह है उनकी स्लॉटरिंग प्रोहिबिटेड है। आप इससे याद रख सकते हैं। एक स्मॉल सी स्टोरी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि गांधी जी अपनी गाय लेके जाते हैं गांव के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका जो है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी। इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल है? इसके अंदर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 दोनों सिमिलर है, यूनिफॉर्म है। तो ये आर्टिकल 44 क्या करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 45 किसके बारे में बात करता है? तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है अप टू 6 ईयर। ये 6 ईयर एज आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको MCQ में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, 14 ईयर्स एज दे देता है। 14 ईयर एज जो थी वो पहले थी, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया है। अब लेकिन इसमें जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बस 6 ईयर्स तक के बच्चों का, 6 साल तक के बच्चों का दिया गया है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 48 क्या बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। आपका 48A क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करता है। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया है? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया है। 49 किसके आर्टिकल 49 किस बारे में बात करता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज के बारे में बात करता है। फिर आगे आर्टिकल 50, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल है।
ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन की बात करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की। आर्टिकल 51 क्या करता है, ये इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन के बारे में बात करता है। आप लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी को कैसे याद रख सकते हैं, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल टाइप की जो भी बातें हैं वो इसमें दी गई हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, इंटेलेक्चुअल लोग ही इसके बारे में बात कर सकते हैं, एजुकेशन के बारे में जो है, या वो एग्रीकल्चर आपकी मॉडर्न लाइंस पे बेस्ड होनी चाहिए, तो ये सारी इंटेलेक्चुअल टाइप की बातें हैं, तो वो आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी में मेंशन है। यहाँ हम आर्टिकल 39 की पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। आर्टिकल 39A किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होनी चाहिए। जितने भी पर्सनस हैं उनकी जो लाइवलीहुड है उसको इंश्योर करना चाहिए स्टेट को, और इसी का एग्जाम्पल जो है मनरेगा है। मनरेगा जो है आपका आर्टिकल 39A का ही एक एग्जाम्पल है। 39B क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, किसी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं होने चाहिए। 39C क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करता है, कि वेल्थ का कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सी से कंसंट्रेशन होता है, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल 39D ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 39D किसके बारे में बात करता है कि इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, मैन और वुमेन दोनों के लिए। अगर आप इक्वली काम कर रहे हैं तो आपको इक्वली पे किया जाए, जेंडर स्पेसिफिक या जेंडर बायस नहीं होना चाहिए पे के टर्म में। 39E क्या करता है, 39E प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर के बारे में बात करता है। ये वर्कर के हेल्थ, सैनिटेशन, फैक्ट्री वगैरह में जो भी सैनिटेशन होता है या वर्कर का हेल्थ होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है 39E। 39F किस बारे में बात करता है, 39F प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन चिल्ड्रन को, उनके हेल्थ को प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्थ हो, उनकी टेक केयर हो अच्छे से, उस बारे में 39F बात करता है। आइए जान लेते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ डीपीएसपी। 42nd अमेंडमेंट से काफ़ी आर्टिकल्स आपके इंक्लूड किए गए थे डीपीएसपी में। 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल्स हुए थे, तो आर्टिकल 39A सबसे पहले इंक्लूड किया गया था। 39A क्या प्रोवाइड करता है, ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है पुअर को। हम अब देखते हैं कि कोर्ट में जो होता है आपके पुअर पीपल को एडवोकेट प्रोवाइड्स किए जाते हैं फ्री ऑफ चार्जेस, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो ये आर्टिकल 39A में दिया गया है। आर्टिकल 43A क्या बोलता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर को इंश्योर करता है इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर हैं वो अपना मैनेजमेंट बना सकते हैं, खुद की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, वो आर्टिकल 43A बताता है। आर्टिकल 48A क्या है, ये इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है, उसके लिए जो आर्टिकल 48A है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, तो इसमें आर्टिकल 38 में सेकंड पार्ट को इंक्लूड किया गया, जिसमें बोला गया कि इन इक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, चाहे वो इनकम में हो, स्टेटस में हो, फैसिलिटीज़ में हो या अपॉर्चुनिटीज़ में हो, किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी हो उसको मिनिमाइज़ करे, गवर्नमेंट और स्टेट उसको मिनिमाइज़ करे। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से क्या लिया गया था, आर्टिकल 43B लिया गया था, आर्टिकल 43B इंक्लूड किया गया था। आर्टिकल 43B आपकी बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं डीपीएसपी के वो हमने यहाँ कवर कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ जो प्रोविज़न्स हैं वो डीपीएसपी के बाहर हैं, लेकिन वो सोशल वेलफेयर का ही काम करते हैं, अल्टीमेटली वो सोसाइटी को सोशल की डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो आर्टिकल 335 जो है वो क्या बात करती है, वो SC ST का क्लेम करती है सर्विसेज में। SC ST जितने भी सर्विसेज में उनकी जो रिजर्वेशन होती है वो जो प्रोवाइड होता है आर्टिकल 335 के थ्रू होता है। आर्टिकल 358 जो है वो किस बारे में बात करता है, वो इंस्ट्रक्शन जो जितने भी हैं वो मदर टंग में दिए जाए, प्राइमरी स्कूल वगैरह में जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो मदर टंग में प्रोवाइड किया जाए। आर्टिकल 351 किस बारे में बात करता है, ये बताता है आर्टिकल 351 कि हिंदी का प्रमोशन होना चाहिए, कैसे हिंदी को डेवलप करना है उस बारे में जो है आर्टिकल 351 बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, वही जो डीपीएसपी में जो भी केसेस हुए हैं उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है।
चंपक दोराईराजन केस 1951 में हुआ था। उसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, डीपीएसपी इन्फीरियर है। देन आपका गोलकनाथ केस हुआ 1967 में। इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं डीपीएसपी के लिए। फंडामेंटल राइट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं डीपीएसपी को लागू करने के लिए। इन दोनों केसेस ने आपको फंडामेंटल को सुपीरियर बताया था, डीपीएसपी को इन्फीरियर बताया था। देन आपका केशवानंद भारती केस हुआ। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस इन द इंडियन हिस्ट्री है। केशवानंद भारती केस ही वो है जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसमें पार्लियामेंट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो वायलेट नहीं करना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर को। फिर आपका आया मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस जो है 1980 का है, और इसने क्या बोला, फंडामेंटल राइट सुपीरियर है। इसने क्लियर बोला कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, लेकिन बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीपीएसपी के थ्रू। तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में बैलेंस की कौन सा केस बात करता है, तो वो है मिनर्वा मिल केस। देन आपका आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या किया, उसमें आपने देखा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल्स ऐड ऑन हुए थे, जैसे कि आर्टिकल 39A, 43A एंड 48A। तो ये था आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आप अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस टॉपिक को कवर करने के बाद प्लीज़ आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।